बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 34, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि वर्क फोर्स, स्टाफ या कोलीग। जो ऑर्गेनाइजेशन की स्टाफ होता है उसे हम कहते हैं वर्क फोर्स या फिर ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस बनाई जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हम इसमें वो स्टडी करेंगे। उस पॉलिसीज प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली ही हम हायरिंग करते हैं स्टाफ की, और उसकी डेवलपमेंट करते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं, फर्दर उसको ट्रेन करते हैं टू मेक हिम फिट फॉर द जॉब। जॉब एनालिसिस, हमने इससे पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। इट इज अ सिस्टमैटिक वे टू एनालाइज द जॉब, the nature of job, the duties, the tasks which are specific for that specific job. Job analysis is the procedure through which you determine the duties and nature of the job and the kinds of people who should be hired for them. और इस जॉब एनालिसिस की बेसिस पर आप ये डिटरमिन करते हैं कि किस किस्म का आपको कैंडिडेट चाहिए फॉर दैट जॉब, जो उस जॉब के लिए फिट हो। स्टेप्स इन जॉब एनालिसिस, इसके 6 स्टेप्स हैं एनालिसिस, जॉब एनालिसिस के। नंबर 1, आइडेंटिफाई हाउ द इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड। सबसे पहले आपने देखना है कि इंफॉर्मेशन यूज कैसे होगी। आपने एक्चुअली डाटा गैदर करना होता है रिगार्डिंग द स्पेसिफिक पोस्ट। देन रिव्यू रेलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। आपको जिस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट के का एनालिसिस करना है या जिस जॉब का एनालिसिस करना है, आप उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेंगे। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि उसके बैक एंड पे क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म हो रही हैं उस जॉब में। देन सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू एनालाइज। फिर आपने एक रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि कौन सी स्पेसिफिक पोजीशन हो, क्या रैंक हो, क्या ग्रेड होना चाहिए उस जॉब का, कि वो क्वालिफिकेशन को भी मीटअप करता हो या क्वालिफिकेशन उसको मीटअप करती हो। देन एनालाइज द जॉब बाय कलेक्टिंग डाटा ऑन जॉब एक्टिविटीज। अब जब आपने ये सारी इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व कर ली या आपने गैदर कर ली, अब आपने एक्चुअल इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है जॉब एक्टिविटीज के बारे में। उसके लिए आपको एम्प्लॉय का बिहेवियर पता हो, वर्किंग कंडीशंस वहाँ की कैसी हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ह्यूमन ट्रेड्स क्या हो सकते हैं, उनकी काबिलियत क्या होगी, एबिलिटीज क्या होंगी नीडी टू परफॉर्म दी जॉब। ठीक है, यानी कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप अपनी ये जो सारी आपने पहले एनालिसिस किया था इसके बेसिस पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं फॉर दैट स्पेसिफिक पोस्ट। देन रिव्यू एंड वेरीफाई, फिर आप उसको रिव्यू करते हैं, एक दफा गो थ्रू करते हैं और वो अप्रूवल होती है उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की, उसका एक्सपीरियंस कितना हो, उसकी स्किल्स कितनी हो, या कौन से स्पेसिफिक कोर्स या डिप्लोमा स्पेसिफिक पोस्ट के लिए लाजमी है। देन डेवलप ए जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब इस सब एनालिसिस की बेसिस पर आप एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं फॉर द स्पेसिफिक पोस्ट, और जॉब स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है नेचर ऑफ जॉब क्या होगी, ड्यूटीज क्या क्या होंगी। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि उस जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्चुअल क्राइटेरिया क्या होगा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, जॉब एनालिसिस का फाइनल स्टेप क्या होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन आप डेवलप कर लेते हैं। तो ये एमसीक्यू भी बन सकता है आपका कि लास्ट स्टेप क्या होगा जॉब एनालिसिस का, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट। जॉब एनालिसिस मेथड्स, अब डिफरेंट मेथड्स हैं एनालिसिस के। द नंबर 1, इंट्रोडक्शन। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में हमने कहा था मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर की जा सकती है इसमें। नंबर वन हम इंट्रोडक्शन, स्पेसिफिक जॉब का हमें इंट्रो पता हो, उसकी बेसिक्स पता हो। जॉब एनालिसिस डाटा इज यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यूजिंग इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर। अब the data is then averaged taking into account the departmental context of the employees to determine how much time a typical employee spends on each of us several specific tasks। कि एक एम्प्लॉय जिस पोस्ट पर है वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगाता है, उसको कितना टाइम रिक्वायर है, कितनी देर में वो काम कंप्लीट कर रहा है, उसकी नेचर ऑफ जॉब कैसी है, और वो उसमें उसको जो हम टास्क दे रहे हैं वो ओवरबर्डनाइज तो नहीं हो रहा एम्प्लॉय। ठीक है,
तो एनीवेज इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए टू मेथड्स। फर्स्ट इज द इंटरव्यू। हम इंटरव्यू लेकर, अब इंटरव्यू किससे लेंगे? हम एक्चुअली उसी एम्प्लॉय से इंटरव्यू ले सकते हैं, मैनेजर से ले सकते हैं, उसके कुलीग से इंटरव्यू ले सकते हैं। अब जब हम डायरेक्ट अगर एम्प्लॉय से लेते हैं, हम अगर उससे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या ये जॉब खम्बरसम लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है, या फिर ओवरबर्डनाइज्ड आप फील करते हैं। अगर वो फील ना भी कर रहा हो तो वो हो सकता है वो बायसनेस हो उसके आंसर में, और वो कहे कि हाँ मैं ओवरबर्डनाइज्ड फील करता हूँ ताकि मुझे कम काम दिया जाए, तो वो इस वजह से भी कह सकता है। तो इस बायसनेस को कम करने के लिए हम उसके कोलीग से भी रिगार्डिंग दैट जॉब क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर ये जो पर्सन है ये कितना काम एक अगर इसको टास्क असाइन किया जाए तो उस पर कितना टाइम ये लगाता है। या फिर जो इसकी टाइमिंग है, जो जॉब की टाइमिंग है वो कैसी है, या इसका जो वर्क स्केड्यूल है वो किस तरह से आता है। तो अब मैनेज और उसके अलावा मैनेजर से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में द थ्री टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज मैनेजर्स यूज टू कलेक्ट जॉब एनालिसिस। मैनेजर तीन किस्म के इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं टू डू द जॉब एनालिसिस। नंबर वन, इंडिविजुअल से, टू गेट द एम्प्लॉयज परस्पेक्टिव के एम्प्लॉय का अपना क्या इजहार ख्याल है रिगार्डिंग हिज ओन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आप इंडिविजुअल से इंटरव्यू ले सकते हैं, एक सिंगल बंदे से। आप ग्रुप से इंटरव्यू ले सकते हैं, वहां पर जो कलीग्स वगैरह हो सकते हैं, स्टाफ हो सकता है बाकी, उससे ले सकते हैं। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्म द सेम जॉब। और उस एक और ऑप्शन ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ पीपल हैं और वो सेम जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह अकाउंटेंट की सीट पर हम तीन चार अकाउंटेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है। अकाउंटेंट जो अकाउंट्स का जो ऑफिस है उसमें चार अकाउंटेंट हमने रखे हुए हैं अगर, तो उन चारों से अब ये ग्रुप बन जाएगा, तो उससे हम इंटरव्यू ले सकते हैं। देन सुपरवाइजर से, टू गेट हिज पर्सपेक्टिव। सुपरवाइजर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग जॉब्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अब उस स्पेसिफिक जॉब्स के लिए थ्री टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकता है मैनेजर, इंडिविजुअल, ग्रुप और एक सुपरवाइजर से। द प्रोस ऑफ यूजिंग एन इंटरव्यू आर दैट, अब इसका फायदा क्या होता है इंटरव्यू का? इंटरव्यू का फायदा ये होता है कि सिंपल आसान सा होता है, क्वेश्चन होती है डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसरिंग हो जाती है, क्विक होता है ये मेथड, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, टाइम सेविंग टेक्निक है ये। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर सम एग्जांपल्स। अब इंटरव्यू में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस किए जाते हैं उसमें क्या है, व्हाट इज द जॉब बीइंग परफॉर्म्ड, एक्चुअल जॉब क्या है जो परफॉर्म की जा रही है। इन व्हाट एक्टिविटीज डू यू पार्टिसिपेट, कौन कौन सी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हेल्थ सेफ्टी कंडीशंस आपके क्या हैं। फॉलोइंग आर इंटरव्यू गाइडलाइंस। और जब इंटरव्यू आप कंडक्ट करते हैं जॉब एनालिसिस के लिए, इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि आप कैंडिडेट से ले रहे हैं, जॉब स्टाफ हायर कर रहे हैं आप उससे इंटरव्यू, ये एक्चुअली आप जॉब एनालिसिस कर रहे हैं कि ऑलरेडी जो पोस्ट खाली है आपने उसके लिए वर्कफोर्स हायर करनी है, ठीक है। तो आप उस खाली पोस्ट का जो वेकेंट सीट है आप उसका एनालिसिस करें कि उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। द फॉलोइंग आर द इंटरव्यू गाइडलाइंस। इंटरव्यू गाइडलाइंस में जो आप इंडिविजुअल से या ग्रुप से पूछ सकते हैं, जॉब एनालिस्ट, सुपरवाइजर should identify the workers who know the job best and would be objective। इन्हें ये पता हो कि कौन सा वाला एम्प्लॉय बेस्ट फिट होगा फॉर दैट स्पेसिफिक पोस्ट। एस्टैब्लिश अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार की जाए विद द इंटरव्यू, यानी कि रिटन फॉर्म में जब इंटरव्यू किया जाए तो कुछ मेन पॉइंट्स लिख लिए जाए। स्ट्रक्चर्ड गाइड और चेकलिस्ट हम यूज करते हैं। स्ट्रक्चर्ड गाइड का मतलब है कि एक सीक्वेंशियल टाइप ऑफ या एक सीक्वेंस अरेंज क्वेश्चंस हम यूज करते हैं जिसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हों। आस्क वर्कर टू लिस्ट ड्यूटीज इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। वर्कर्स को हम ये कह सकते हैं कि आप ड्यूटीज इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंगली जो आप ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी, फिर उससे लेस इम्पोर्टेंट, इस तरह सीक्वेंस में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ड्यूटीज जो है मेंशन करें जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। रिव्यू एंड वेरीफाई द डाटा, और फाइनली जो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म आएगी आप उसका रिव्यू कर लें। क्वेश्चनायर, क्वेश्चनायर से भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब क्वेश्चनायर दो किस्म के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड में क्वेश्चंस होंगे, उनके जो है ना आगे होते हैं ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अगर हम लिकर्ट स्केल की बात करें, जिस तरह अगर मैं क्वेश्चन करूं कि आर यू सेटिस्फाइड विद द जॉब यू आर परफॉर्मिंग, अब ये क्वेश्चन है, इसके आगे मैं पांच ऑप्शंस रख दूं या डायरेक्ट करूं यू आर सेटिस्फाइड विद द जॉब यू आर परफॉर्मिंग। अब मैं आगे इसके पांच ऑप्शन रख रही हूँ, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नीदर एग्री, नॉट डिसएग्री,
डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। अब ये 5 ऑप्शन है, इस 5 ऑप्शन से एक क्वेश्चन पिक, एक आंसर सिलेक्ट करना है। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हो सकती है। अनस्ट्रक्चर्ड में ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं और इरेगुलर सा भी हो सकता है, हैफजर्ड सा। ऑब्जर्वेशन, आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लें। जिस वेकेंट सीट के लिए आपको वर्कफोर्स हायर करनी है, आप उस पर जो ऑलरेडी हायर्ड पीपल हैं, आप उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व करें, उनकी एक्टिविटीज को, जॉब को, उनकी टाइमिंग को, उनके जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो आप, और उनकी जो है उनका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, ये सब आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करके भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट डायरी या लॉग, आप जब ना आप किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं या अपने प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, तो आप बहुत से आपने जो डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं, आप एक डायरी रखते हैं, उसमें नोट करते जाते हैं कि आज मैंने ये काम करना है, तो ताकि आप भूले नहीं। तो इस तरह से एक डायरी आपकी मेंटेन हो रही होती है जो आप डेली के टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आप उस डायरी से भी डायरेक्ट जॉब एनालिसिस कर सकते हैं। देन क्वांटिटेटिव जॉब एनालिसिस टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव जॉब एनालिसिस टेक्निक्स में क्या है कि आप क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करते हैं जॉब का, ठीक है। क्वांटिटेटिवली का मतलब है नंबर्स की फॉर्म में। कोई स्केल यूज कर सकते हैं जिसमें आप स्कोरिंग करते हैं। अब इसमें इन्होंने 2 स्केल्स का जिक्र किया है, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर प्रोसीजर। अब ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि रिसर्चर्स ने डिवाइस किए। अब position analysis questionnaire PAQ, it is a questionnaire used to collect quantifiable data concerning the duties and responsibilities of various job। अब इस questionnaire में number of questions होंगे रिगार्डिंग स्पेसिफिक जॉब, और उनके आंसरिंग करनी होती है जो एम्प्लॉय है उन्होंने। अब 5 बेसिक एक्टिविटीज पर ये बेस करता है। अब ये 5 एक्टिविटीज, इसके अंदर जितने क्वेश्चन है वो इन एक्टिविटीज को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर 1, हैविंग डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर 2, परफॉर्मिंग स्किल्ड एक्टिविटीज, इसको कवर कर रहे होते हैं क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में। और बीइंग फिजिकली एक्टिव, आपकी हेल्थ को भी कवर करते हैं। ऑपरेटिंग व्हीकल्स इक्विपमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। और प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो ये 5 एस्पेक्ट्स कवर हो रहे होते हैं, कवर होते हैं इस PAQ क्वेश्चन में। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर प्रोसीजर, it is a standardized method of rating, classifying and comparing virtually every kind of job based on data, people and things। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है जिसमें आप किसी भी जॉब, उससे रेलिवेंट ड्यूटीज, पीपल या जो मटेरियलिस्टिक थिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वहां पर, उस उससे रेलिवेंट इसमें क्वेश्चन होंगे जिसको आप रेट करते हैं, क्लासिफिकेशन की होती है और आप उसमें आंसरिंग करते हैं। फंक्शनल जॉब एनालिसिस, फंक्शनल जॉब, अब ये 3 मेथड्स है। क्वांटिटेटिव जॉब एनालिसिस टेक्निक्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट आ सकता है। क्वांटिटेटिव जॉब एनालिसिस टेक्निक्स बताए हैं, PAQ, DOL एंड फंक्शनल जॉब एनालिसिस। इसमें फंक्शनल जॉब एनालिसिस में क्या क्या शामिल होता है? रेट्स ऑफ जॉब ऑन डाटा, पीपल, थिंग्स के डाटा की बेस पर जो स्टाफ है, एम्प्लॉय है, या जो थिंग्स है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप आप यूज करते हैं या कोई और आप मशीनरी यूज कर रहे हैं। The extent to which specific instructions are necessary to perform the task, the extent to which reasoning and judgment are required to perform the task, and mathematical ability required to perform the task। तो अब ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं कि आप किस हद तक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। आप रीजनिंग या जजमेंट या लॉजिकल रीजनिंग, साइंटिफिक रीजनिंग, या फिर हम यूं कहें कि मेंटल वर्क आपका कितना होता है, और मैथमेटिकल एबिलिटी को जज किया जाता है फंक्शनल जॉब एनालिसिस में, ठीक है। मैथमेटिकल, ये ज्यादातर मैथमेटिकल या जो अकाउंट नंबर से डील करना है अगर आपने, तो उस केस में फंक्शनल जॉब एनालिसिस होता है। सेकंड, आइडेंटिफाइज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। इसमें ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स और जो परफॉर्मेंस आपकी है उसको भी जज किया जाता है। यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, 6 इज। अब इन ये जो ऊपर हमने सारे मेथड्स पढ़े हैं डाटा कलेक्शन के लिए, अब ये जरूरी नहीं है कि एक एट अ टाइम एक ही यूज किया जा सके, बल्कि एट अ टाइम मल्टीपल इन टेक्निक्स यूज किए जा सकती हैं। तो जब हम मल्टीपल टेक्निक्स यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज द सोर्सेज ऑफ डाटा। अब ये आपने डाटा तो गैदर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं,
लेकिन इसके सोर्सेज क्या है, आपको मिलेगी ये कैसे इंफॉर्मेशन? इसके सोर्सेज है एम्प्लॉयज इटसेल्फ, सुपरवाइजर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, जॉब एनालिस्ट हो सकता है, जॉब एनालिस्ट ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट का हो सकता है, आउटसाइड कंसल्टेंट हो सकते हैं, और सुपरवाइजर मैनेजर हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जॉब एनालिसिस के साथ? नंबर वन की ये टू लेंथी होता है, बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है कि आपने हर एस्पेक्ट को कवर करना है, हर एस्पेक्ट का एनालिसिस करना है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिक्वायर्स मच पेशेंस, और आपको सब्र की भी बहुत जरूरत होती है इसमें, सब्र तो हमूल से चलना पड़ता है। माइट बी रिफ्लेक्शन ऑफ स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटिपिक एरर भी आ सकते हैं। स्टीरियोटिपिक का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंगली दूसरे को जज करना शुरू कर दें। जॉब एनालिसिस आउटकम्स, जॉब एनालिसिस के आउटकम्स, इसका नतीजे क्या होता है कि आपने एनालिसिस किया, इसका फायदा क्या होगा, इसका आउटकम फाइनल होता है जॉब डिस्क्रिप्शन आप राइट अप कर लेते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन आप राइट अप करते हैं, और जॉब इवेलुएट कर लेते हैं। ठीक है, थ्री आउटकम्स ऑफ द जॉब एनालिसिस। The number one, job description. It is a document that provides information regarding the tasks, duties, responsibilities of the job. ये एक documented form में टास्क, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन होती हैं कि स्पेसिफिक जॉब, या अगर मैं करूँ कि एक रिसर्च ऑफिसर हायर किया जा रहा है तो उसकी सारी जितनी टास्क होंगे, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, डॉक्यूमेंट फॉर्म में जब मेंशन की जाती है, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन टेक ऑन एन इवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस अंडर द अमेरिकन एंड डिसेबिलिटीज एक्ट। ये एमसीक्यू के लिए मैं हाईलाइट किया था, अमेरिकन और डिसेबिलिटीज एक्ट में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज इसकी रीजन क्या है कि जब आपने जॉब रिसर्च ऑफिसर के लिए आपने सारी जॉब डिस्क्राइब कर दी है, अब अगर आप उसको, जो एक्चुअल उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे हटकर आप उससे कोई काम करवा रहे हैं तो इलीगल होगा, तो वो उसके अगेंस्ट एक्ट कर सकता है, उसके अगेंस्ट केस कर सकता है। तो ये अमेरिकन में डिसेबिलिटीज एक्ट स्पेसिफिकली बनाया गया था इसके लिए। और इसके मकसद क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन का? आपको जॉब आइडेंटिफाई हो जाती है, जॉब आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफाई हो जाती है, जॉब समरी उसमें बताई दी होती है, रिलेशनशिप्स बताते हैं कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपको किस तरह से जॉब होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप रखना है, आपको किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपका कैसे होगा, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज उसमें एड ऑन की होती हैं। एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स मेंशन होंगे कि आपके परफॉर्मेंस की बेसिस पर हो सकता है आपका ऑनरेरियम लग सके, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सके, इस तरह की चीजें। सॉरी, जो परफॉर्मेंस है कि आपकी परफॉर्मेंस को रेट किस तरह से किया जा सकता है, रेट का मतलब है कि आपके परफॉर्मेंस को वैल्यूएट कैसे किया जाएगा। देन जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि जॉब को स्पेसिफाइड कर देना विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो minimum acceptable eligibility criteria of the specific job is the job specification. इसमें एजुकेशन, एक्सपीरियंस,